मेरा नाम शाहिद है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं एफए के इम्तिहान से फ़ारिग हो चुका था और घर पर ही रहता था। मेरी अम्मी की कज़न जो कि बहावलपुर में जॉब करती थी, वो अपने शौहर के साथ लाहौर शिफ्ट हो गईं क्योंकि इनके शौहर का काम वहाँ पर जम ना पा रहा था। यहाँ आकर उन्होंने हमारे मोहल्ले में ही किराए का मकान ले लिया और हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी इनके यहाँ शिफ्ट होने से बहुत खुश थीं क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द हमारा कोई भी रिश्तेदार ना रहता था। आंटी का नाम नैना था, वो जल्द ही हमारे साथ घुल-मिल गईं। आंटी ने मेरी अम्मी से कहा कि मेरे शौहर काम के सिलसिले में घर से दूर होते हैं, इसलिए तुम शाहिद को कुछ देर के लिए मेरे घर भेज दिया करो। कुछ सौदा सलफ लाना होता है, इस सिलसिले में ये मेरी मदद कर दिया करेगा। मेरी अम्मी ने मुझे कह दिया और मैं खुशी खुशी राज़ी हो गया। अब मैं रोज़ सुबह दोपहर शाम आंटी के घर चला जाता। एक दिन मैं सुबह सुबह आंटी के घर गया तो अंकल घर पर मौजूद ना थे। आंटी और आंटी का छोटा बेटा बेड पर लेटे हुए सोए हुए थे। आंटी ने नाइटी पहनी हुई थी और आंटी की टांगों वाली साइड से पंखे की हवा से उड़ रही थी। मेरी गैरत ने गवारा ना किया और मैंने जाकर वो नाइटी ठीक करने की कोशिश की। इसी असना में मेरा हाथ आंटी की दोनों टांगों के दरमियान लग गया और आंटी जाग गईं। मैं भी शर्मिंदा हुआ, लेकिन आंटी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन के बेटे हो, तुम्हारा हाथ लगाना जायज़ है। मैं शर्मिंदा होकर पीछे हो गया और आंटी हल्का सा मुस्कुराकर किचन में चली गईं। मेरे लिए नाश्ता बनाया और मुझे कुछ सामान की फहरिस्त दी कि ये बाज़ार से ले आऊं। मैंने नाश्ता किया और बाज़ार से सामान लेने चला गया। इस वाक़े के तीसरे दिन सुबह मैं दोबारा आंटी के घर गया। आंटी इसी पोजीशन में लेटी हुई थीं। उन्होंने नाइटी पहनी हुई थी। मैंने दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया तो वो उठकर बैठ गईं और बोली, शाहिद तुम आ गए हो, आओ इधर बैठो। मैं इनके करीब ही बैठ गया। आंटी ने मुझसे बात करना शुरू की और पूछा, शाहिद तुम्हारी किसी लड़की से दोस्ती है? मैंने कहा नहीं आंटी, मेरी किसी लड़की से दोस्ती नहीं है। मेरे सिर्फ़ 2 ही लड़के दोस्त हैं और मैं इनसे ही बातचीत और मिलता जुलता हूँ। तो आंटी बोली, अगर आज से हम दोस्त बन के रहें, तुम्हारे अंकल तो मुझसे बात नहीं करते, वो तो हर वक्त बस काम के सिलसिले में परेशान रहते हैं। लिहाजा तुम जब आते हो तो मेरा दिल करता है कि तुमसे जी भरकर बातें करूं। हम दोनों करीब होकर बैठे हैं, इतने करीब कि हमारे दरमियान कोई ना आए। ये कहकर आंटी मेरी तरफ बढ़ी और मैं भी इनके करीब हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ देर गले लगाने के बाद आंटी बोली, आज मुझे काफ़ी अरसे बाद सुकून मिल रहा है। जब मैंने आंटी की ख्वाहिश का अंदाज़ा लगाया तो मुझसे बहुत कुछ करना चाहती थीं। आंटी 8-10 मिनट मेरे साथ यूं ही चिपकी रहीं। फिर मैंने खुद भी आंटी को पीछे हटाया। आज सारा दिन आंटी ने मुझे घर नहीं जाने दिया। अंकल नाश्ता करके काम पर चले गए और आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। दोपहर का वक्त हो गया था। दोपहर के खाने के बाद मुझे कुछ देर आराम करने की आदत थी, लिहाजा मैं वहीं आंटी के बेड पर लेट गया और सस्ताने लगा। खाना खाने के बाद आंटी भी कमरे में आई और मेरे साथ ही बेड पर लेट गईं। आधा घंटा हम ऐसे ही लेटे रहे। आधे घंटे बाद आंटी मेरे करीब होने लगी। वो करीब होते होते इतना करीब हो गईं कि हमें पता ही ना चला हमने कब वो काम कर लिया। इस काम को करने के बाद आंटी आंखें बंद किए लेटी हुई थीं। मैं समझा कि वो नींद में हैं और मैंने नींद में इनके साथ ये काम कर दिया है। इनको पता नहीं चला। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो सो रही हैं और मैंने गलत काम कर दिया है। आंटी जब होश में आएंगी तो वो मुझ पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाएंगी, तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा और ये ना हो कि वो मुझ पर केस भी कर दें। मैं परेशानी में उठकर घर चला गया। जब अगले दिन वापस ना आया तो आंटी का मैसेज आया, कहाँ हो, आज आए नहीं तुम, जल्दी से आ जाओ, मुझे बाज़ार से कुछ सामान मंगवाना है। मैं डरता हुआ आंटी के घर चला गया और आंटी मुझे देखकर मुस्कुरा दी और बोली, कल तुम जल्दी क्यों चले गए थे? आंटी इस तरह का रवैया रवा रखे हुए थी जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। अब तो रोज़ ही इस चक्कर में आंटी के घर जाने लगा। नई नई जवानी थी,
जोश और जज्बा ज़्यादा था। आंटी भी मेरी कमज़ोरी को भांप चुकी थीं। अंकल के घर से जाते ही आंटी और मैं रोमांटिक हो जाते। इस तरह 2 माह का अरसा गुजर गया और मेरा रिज़ल्ट आ गया। मैं दोबारा अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगा। माँ बाप को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं और मैं भी चाहता था कि मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरूं। दोबारा कॉलेज जाने लगा तो मेरा आंटी के घर आना जाना कम हो गया, लेकिन आंटी का जुनून कम ना हुआ। मैं हर 2-3 दिन बाद आंटी के घर जाता तो आंटी का जुनून पहले से ज़्यादा बड़ा हुआ नज़र आता। वो मुझे कई कई दफ़ा इस काम पर उभारती, जबकि मैं सिर्फ 1 या 2 दफ़ा करने का कायल था। इसी तरह 1 साल गुजर गया और मेरे इम्तहानात सर पर आ गए। मैं इम्तहानात की तैयारी करने लगा, लेकिन आंटी के मैसेजेस मुझे रोज़ आने लगे। मैं इन मैसेजेस से तंग आ गया और एक दिन टाइम निकाल कर आंटी के घर गया और इनसे बात की कि अब मैं आपके घर नहीं आया करूँगा। आपके और मेरे दरमियान जो कुछ भी था वो ख़त्म हो गया। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी और मेरा कैरियर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बगैर कुछ देर किए आंटी ने मुझे एक वीडियो दिखाई जो मेरे और आंटी के दरमियान ताल्लुकात की वीडियो थी। मैं हैरान और परेशान हो गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि आंटी मुझे हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। मैंने आंटी से कहा कि आखिर आप चाहती क्या हैं? आंटी की एक ही डिमांड थी कि तुम रोज़ मेरे घर आओ और मेरे साथ ताल्लुकात बनाओ। इनकी ये बात सुनकर मैं मुंह लटकाकर घर आ गया। अब मैं रोज़ आंटी के घर जाने लगा। कॉलेज से आते ही इनकी तरफ चला जाता। 1 डेढ़ घंटा गुजारने के बाद अपने घर आता, खाना खाकर कुछ देर आराम करता, फिर एकेडमी के लिए चला जाता। रात देर तक पढ़ता रहता क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी और कैरियर बनाना था। मैं आंटी से अब छुटकारा पाना चाहता था। दिन रात ही सोचता रहता कि ये जो 1 डेढ़ घंटा ज़ाया होता है वो भी ज़ाया ना हो, लेकिन आंटी किसी सूरत में मुझे छोड़ने के लिए राज़ी ना थी। एक दिन रात को मैं पढ़ रहा था कि आंटी का मैसेज आया, क्या कर रहे हो? मैंने कोई जवाब ना दिया। चंद सेकंड बाद दोबारा मैसेज आया, क्या कर रहे हो? मैंने फिर कोई जवाब ना दिया। आधे घंटे में तकरीबन 12 के करीब मैसेजेस आए। मैंने तंग आकर जवाब दिया, पढ़ रहा हूँ। आंटी ने कहा कि आज घर में कोई नहीं है, प्लीज़ मेरे घर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। रात को पढ़ाई करते हुए मैं थक चुका था, लेकिन आंटी की डिमांड ये थी कि आकर मुझे खुश कर जाओ। मैं इन सारे मामलात का बगौर जायज़ा ले रहा था। आंटी की डिमांड और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैंने इरादा किया कि आज मैं आंटी से अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करके आऊँगा। इनसे एक दफ़ा बात करके इस बात को ख़त्म कर दूँगा कि इनके और मेरे दरमियान जो ताल्लुकात हैं, इनका आज आखिरी दिन है। मैं हिम्मत करके घर से निकला और आंटी के घर चला गया। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं, आंटी का खामंद अंकल परवेज़ थे। मैं हैरान और परेशान हो गया। उन्होंने मुझे कहा, शाहिद बेटा, तुम इस वक्त इतनी रात को? अंकल आंटी ने बुलाया है, उन्होंने कुछ मेडिसिन मंगवानी है। आप घर पर नहीं थे इसलिए मुझे बुलाया। हाँ बेटा, मैं अभी दुकान से आया हूँ, तुम इसे जाकर दवाई ला दो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आंटी के कमरे में गया और इनसे पूछा तो वो मुस्कुरा दीं। उन्होंने कहा, दवाई की ज़रूरत मुझे नहीं, तुम्हारे अंकल ने अभी दवाई खाकर सो जाना है और तुमने सारी रात मेरे पास रहना है। मैं चुपचाप आंटी के पास बैठ गया। आंटी अंकल को खाना और दवा देने के लिए चली गईं। आधे घंटे बाद आंटी वापस आ गईं तो मैं जूं का त्यों बैठा हुआ था। आंटी ने मुझे कहा, जूते उतार कर बिस्तर पर लेट जाओ। मैं जूते उतार कर बिस्तर पर लेट गया। मैंने आंटी को कहा कि आंटी, मैं अब इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी और मेरा कैरियर, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है और आप इसमें रुकावट बन रही हैं। मैं हर वक्त आपके पास नहीं रह सकता। आंटी मेरी बातें सुन रही थीं और आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े भी उतारे जा रही थीं। वो कपड़े उतार कर मेरे सामने लेट गईं। मैं शर्मिंदगी से अपनी बातें किए जा रहा था और वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थीं। जब मैं चुप हो गया तो फिर वो बोलीं, अच्छा तुम इस काम से छुटकारा पाना चाहते हो,
तो मेरे पैसे मुझे दे दो। इस 1.5 साल में मैं तुम पर 7 लाख रुपए खर्च कर चुकी हूँ। हर महीने तुम मुझसे अपने जायज़ और नाजायज़ अखराजात के पैसे लेते रहे हो, जिसके मेरे पास सबूत भी हैं। अगर कहोगे तो ये सबूत मैं तुम्हें मुहैया भी कर सकती हूँ, और अगर कहोगे तो ये सबूत मैं तुम्हारे वालिदैन को भी दिखा सकती हूँ। मेरी बात सुनो, ये मामला जिस तरह चल रहा है चलने दो, और जिस दिन ये मामला बाहर निकला तो बदनामी तुम्हारी होगी। आंटी की बातें मेरे कान में शीशा पिघला रही थीं। इनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। वो मुझे इस काम के लिए बहका रही थीं, जो काम मैंने अपनी मर्ज़ी से शुरू किया था, लेकिन आंटी की मर्ज़ी पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं घर से फ़ैसला करके आया था कि आज मैं इस काम को ख़त्म करके रहूँगा। मैं आंटी के करीब चला गया और मौका पाते ही आंटी की शारक पर मेरे हाथ थे। मैंने आंटी का गला ज़ोर से दबाना शुरू किया और 2-2.5 मिनट में आंटी की जान निकल गई। 15 दिन तक पुलिस तफ्तीश करती रही। अंकल का शक मुझ पर था, लेकिन मैंने आंटी के घर से निकलते ही एक मेडिकल स्टोर से दवाओं की झूठी पर्ची बनवा ली थी। मेडिकल स्टोर और अंकल से तफ्तीश के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आज 1 साल हो गया है मुझे जेल में। बुरे काम का रिज़ल्ट हमेशा बुरा ही होता है।